तो बच्चों अब हम पृथ्वी के वायुमंडल को समझेंगे कि वायुमंडल किसको कहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने समझा कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और उनके गुण और उपयोग के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल किसे कहते हैं। आप वायुमंडल के से पहले से भी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल किसको कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु के घेरे होते हैं, वायु का जो आवरण है हमारे आसपास, ये जो वायुमंडल है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो गैस, वो है नाइट्रोजन गैस, 78% आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। और 21% जो गैस है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसको हम सांस में लेते हैं। और छोड़ते क्या है हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा होती है 0.03%। जलवाष्प मौजूद होता है 0.04%। तो ये एक तरह से हमारा ये शुरुआत है पृथ्वी का वायुमंडल। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा हम इसको कैसे दे सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। जो वायु का आवरण है हमारे आसपास वही वायुमंडल कहलाता है, अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जानना हमको जरूरी है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। मैंने अभी बताया 78%, 78% जो गैस है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21%, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है ना। अच्छा, ये भी हमको जानना है कि पृथ्वी के समीप ये जो सतह है हमारा, ये जो सतह है हमारा पृथ्वी का जो सतह है, इस सतह के आसपास वायु का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व घटते जाता है। तो उसको भी लिख लेते हैं, पृथ्वी के समीप वायु का घनत्व ज्यादा होता है तथा ऊपर जाने पर घनत्व कम होता जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व कम होता जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जैसे हमारे पूरे विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, 8,848 मीटर ऊंचा है पृथ्वी की सतह से। तो शुरुआत में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। वो इसीलिए कि ऊपर जाने पर जो घनत्व है वायु का घनत्व वो कम होता जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया पृथ्वी की वायुमंडल की बात। अब इस पृथ्वी के वायुमंडल को हम विभिन्न परतों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला जो परत होता है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा जो परत होता है उसको बोलते हैं समताप मंडल, फिर कहते हैं मध्य मंडल, फिर कहते हैं आयन मंडल। चलिए आइए देखते हैं। इसको चित्र से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं विभिन्न परतों का, किस तरह से ये परत होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की सतह। मान लिया जाए ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। ये अपने पास पृथ्वी की सतह है, इसको हम पृथ्वी मान रहे हैं। पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ले लेते हैं, यहां तक का ले लेते हैं। ये जो ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है ना।
ये जो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो भाग है, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो भाग है, इसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो ये जो बीच का भाग है इसी को हम कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है ना। और ये जो ऊपरी परत है क्षोभ मंडल का, उसको कहते हैं हम क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको कहेंगे हम समताप मंडल। हम यहां तक ले लेते हैं, ये जो भाग है बीच का भाग, इसको कहेंगे हम समताप मंडल। तो यहां से यहां तक पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर है। कहने का मतलब 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का ये जो बीच का भाग है इसको हम कहेंगे समताप मंडल। सॉरी, इस पूरे भाग को हम कहते हैं समताप मंडल। और यहां पर 30 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का भी जो हिस्सा है उसको कहेंगे ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये जो बीच का भाग है इसको कहेंगे हम ओजोन परत या ओजोन लेयर, ठीक है। ये जो हमारी ऊपरी सीमा है समताप मंडल की, इसको कहेंगे हम समताप सीमा। समताप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में तापमान लगभग एक जैसा बढ़ता है ऊपर जाने पर। अब इसी के आगे हमने दो परत देख लिया। पहला परत था क्षोभ मंडल, उसके आगे 12 से 50 किलोमीटर के जो बीच का हिस्सा है उसको हमने कहा समताप मंडल। अब 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के जो बीच का भाग है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जैसे यहाँ तक, ये जो 80 किलोमीटर के बीच का भाग है पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर है, ये 80 किलोमीटर है। तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के जो बीच का भाग है इसको हम कहते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। और इसकी ऊपरी सीमा को कहा जाएगा मध्य सीमा, मध्य सीमा, ठीक है ना। इसके आगे 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक के जो बीच का भाग है उसको कहा जाता है, मान लिया जाए 400 यहां तक ले लेते हैं हम, यहां तक का हिस्सा ले लेते हैं, तो ये पृथ्वी की सतह से ही लेंगे। ये जो भाग है 400 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है। ये जो भाग है इसको हम कह लेते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना। तो इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने 4 भाग में बांट दिया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो चलिए इसको परिभाषित करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यह है अपना पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है। अब परिभाषाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको हमने क्षोभ मंडल क्यों कहा। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक का भाग क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल कहलाता है और इसकी ऊपरी सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं और इस क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ सीमा कहते हैं।
अब हम ये आते हैं कि इसको हम क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं। हम क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भाग में सबसे ज्यादा उथल पुथल रहता है। सबसे ज्यादा उथल पुथल मतलब विक्षोभ रहता है, डिस्टरबेंस रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो बादल का जो बनना होता है, बादल बनने का काम भी इसी हिस्से में होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के इसी परत में होता है। हम देखते हैं मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो भी इसी ऊंचाई तक होते हैं, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना। तो पूरे जो डिस्टरबेंस है, जो विक्षोभ है, वो इसी क्षेत्र में होते हैं, इसलिए इसे क्षोभ मंडल नाम दिया गया। विक्षोभ होने के कारण इसको क्षोभ मंडल नाम दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं आगे, जो दूसरा परत है उसको हम समताप मंडल कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों ने चित्र से अच्छे से समझ लिया है कि कहां से कहां तक है ना। दूसरा जो हिस्सा है वो है समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच के जो भाग है उसको समताप मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच के भाग को पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के जो बीच का हिस्सा है उसी को समताप मंडल कहते हैं। ठीक है ना। समताप मंडल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस हिस्से में तापमान लगभग एक जैसे बढ़ता है। दूसरी चीज, इस भाग में विक्षोभ नहीं के बराबर होता है, मतलब ये जो क्षेत्र होता है इसमें ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता। यहाँ ना तो बादल बनता है और ना ही यहाँ पर जलवाष्प मौजूद होता है और ना ही इसकी वजह से मौसम संबंधी परिवर्तन होता है। ये सब काम किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस, सबसे ज्यादा विक्षोभ यदि किसी क्षेत्र में होता है तो वो क्षोभ मंडल में होता है। ये जो भाग है ये विक्षोभ रहित होता है। वायुमंडल का जो ये परत है, ये यह भाग है, लगभग विक्षोभ रहित होता है। मैंने अभी चित्र से बताया कि इसी समताप मंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के जो बीच का भाग है उसको ओजोन परत कहते हैं। इसी भाग में पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का भाग या परत कह लें, ओजोन परत कहलाता है। ओजोन परत कहलाता है। अब बात आती है कि हमने इसको ओजोन परत नाम क्यों दिया है, या ओजोन परत हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। आप जानते हैं कि सूर्य से केवल दृश्य प्रकाश ही उत्सर्जित नहीं होता, उसके अलावा हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती है। और जब ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यदि ये नहीं होता ओजोन परत, तो ये सीधे सीधे पृथ्वी तक पहुंचती और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती। तो ओजोन परत के होने के कारण हम इस नुकसान से बच पाते हैं। तो इस तरह से ये एक हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारा कार्य करता है। ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये क्या करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके हानिकारक प्रभाव से बच पाते हैं। ठीक
ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका जो अगला भाग है समताप मंडल का, वो अगला भाग है मध्य मंडल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने चित्र में भी बता दिया है। मध्य मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक के ऊपर रहता है ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये 50 किलोमीटर से ऊपर होता है पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच का भाग पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के जो बीच का भाग है, उस भाग को कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल कहलाता है, ठीक है ना। मध्य मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के जो बीच का हिस्सा है वायुमंडल की परत का, उस परत को हम कहते हैं मध्य मंडल, ठीक है ना। अच्छा, मध्य मंडल के ऊपर जो उसके ऊपर जो भाग होता है उसको कहते हैं आयन मंडल। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो परत आता है वायुमंडल का, उसको हमने आयन मंडल नाम दिया है। क्यों दिया है ये अभी समझते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल ये पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच का भाग होता है। इसका विस्तार, इस मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच होता है। 400 किलोमीटर के बीच होता है। अच्छा, दूसरी बात यह आती है कि आयन मंडल है तो इस भाग में आयन भी उपस्थित होते होंगे। उन आयनों का नाम है इलेक्ट्रॉन या कोई धनायन, जैसे कि प्रोटॉन। तो वायुमंडल के इस परत में या इस हिस्से में कुछ आयन भी मौजूद होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या धनायन, जैसे कि प्रोटॉन। और ये आयन उत्पन्न कैसे होते हैं? दरअसल होता क्या है कि सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, इस हिस्से में जो वायु मौजूद होता है उसको आयनित कर देता है। आयनित करने की वजह से ही इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन और धनायन पाए जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि शेष अन्य भाग जो वायु की परत है, जैसे समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, इसमें उदासीन अणु पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। वायु के इस परत में आयन जैसे इलेक्ट्रॉन, धनायन आदि मौजूद रहते हैं।
ठीक है ना। और ये कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन या धनायन इस हिस्से में सूर्य से जो हानिकारक परावैंगनिक किरण जब वायु की इस परत से होकर गुजरती है तो इस क्षेत्र में जो वायु उपस्थित रहती है उसको आयनित कर देती है। आयनित करने की वजह से ही वायुमंडल के इस परत में या इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन और धनायन जैसे आयन मौजूद रहते हैं, जबकि शेष अन्य भाग में या अन्य परत में उदासीन अणु पाए जाते हैं। उदासीन अणु पाए जाते हैं। इस परत को 3 अन्य परतों में भी बांटा जा सकता है। एक परत को कहते हैं परत डी, इसी परत को जो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। दूसरे को बोला जाता है परत ई, तीसरे को बोला जाता है परत एफ। ये आयन मंडल के ही भाग हैं या उसके परत हैं, उसी के दायरे में है। परत डी में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बहुत कम होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में आयन पाए जाते हैं तो इस परत में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, ठीक है ना। और परत ई और परत एफ में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है। यदि मैं बात करूं परत ई की, तो परत ई में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व परत डी की तुलना में ज्यादा होता है, और परत एफ में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इन दोनों से अधिक होता है। तो इस तरह से हम वायुमंडल की विभिन्न परतों को बांटते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। मैंने पिछली कक्षा में रेडियो तरंग के बारे में भी बताया कि लघु रेडियो तरंगें भी होती हैं। तो उन लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है? इन्हीं 2 परतों से होता है, परत ई और परत एफ। रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन इन्हीं 2 परतों ई और एफ के द्वारा होता है, ठीक है ना। ई और एफ के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद जो अन्य एक और लास्ट जो परत है, अंतिम भाग, उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। हालांकि मैंने उसको चित्र में नहीं दर्शाया है, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर से जो ऊपर का हिस्सा है वो बहिर्मंडल कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे भाग हैं। तो हमने पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जाना कि किस तरह से विभिन्न परतें होती हैं और उनका काम किस तरह से होता है। हमने देखा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं और परतों का किस तरह से वर्गीकरण होता है, ये मैंने समझा दिया चित्र के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि आप लोग परिचित होंगे इस टॉपिक से, पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमारा अगला जो मुख्य बिंदु है जिसको हम कहेंगे पौधा घर प्रभाव, पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना। पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसको चित्र के माध्यम से ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। पौधा घर प्रभाव
या ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। इसको चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम सबसे पहले बना लेते हैं इसका चित्र। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना। यह है आपकी पृथ्वी की सतह, यह पृथ्वी है मान के चलिए। और निचला वायुमंडल, जिस निचले वायुमंडल को बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ी कम दूरी पर, ये वाला हिस्सा यहाँ पर निचला वायुमंडल हम बना लेते हैं। निचले वायुमंडल में CO2 और अन्य गैसें हो सकती हैं। इस हिस्से को हम नाम दे देते हैं निचला वायुमंडल। इसको नाम दे देते हैं निचले वायुमंडल में CO2 और अन्य गैसें, CO2 और अन्य गैसें, ये समझ लेंगे। ये पृथ्वी की सतह हो गई। ये जो हिस्सा हुआ निचला वायुमंडल हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं। अब सूर्य से जो विकिरण आएंगे, सूर्य से जो विकिरण आएंगे उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सूर्य से विकिरण आ रहे हैं। ऊपर हम सूर्य भी बना सकते हैं। चलिए, ये चूंकि इस दिशा से आ रही है और सूर्य से आने वाली किरणों को हमारा वायुमंडल आसानी से जाने देता है। केवल क्या करता है, वो अवरक्त जो विकिरण होता है उसी को, उसके अधिकांश हिस्से को अवशोषित कर लेता है। लेकिन जितने दृश्य प्रकाश हैं, सूर्य दृश्य प्रकाश का बहुत अच्छा स्रोत है, उन सारे दृश्य प्रकाश को वो जाने देता है। और जब ये सूर्य की दृश्य प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह तक आती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? पृथ्वी गर्म हो जाती है और कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करती है, जिन्हें हम अवरक्त विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। और ये अवरक्त विकिरण क्या निचले वायुमंडल को पार कर पाएगा, ये हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये CO2 और अन्य गैसें हो गई। यहाँ पर इस हिस्से में क्षोभ मंडल है, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम, इसमें हम बादल तो होंगे ही, क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं, बना देते हैं बादल, ठीक है। अब यहाँ पर अवरक्त किरणें जो है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, अवरक्त विकिरणों को। और ये अवरक्त विकिरणें निचले वायुमंडल से भी परावर्तित हो जाएंगे, इस दिशा में वापिस आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये अवरक्त विकिरण है तो ये निचले वायुमंडल से टकरा के वापिस आ जाता है, या फिर बादल से भी टकराएगा तो भी वापिस आ जाएगा। जैसे ये अवरक्त विकिरण बादल से टकराया तो ये वापिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ग्रीन हाउस प्रभाव को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो होता क्या है, सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को जो हमारा वायुमंडल है जाने देता है। सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश को वायुमंडल जाने देता है, जबकि अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। अवरक्त विकिरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है।
ठीक है। सूर्य से जो दृश्य प्रकाश आया उसको वायुमंडल ने तो जाने दे दिया, वो दृश्य प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आती हैं, वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। आप देख रहे हैं इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है ना। सभी वस्तुएं जो बाहर पड़ी हुई हैं या हमारी बिल्डिंग है सभी गर्म हो जाती हैं। क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि दृश्य प्रकाश को वायुमंडल पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। तो बाकी जो अवरक्त विकिरणें हैं उनके अधिकांश भाग को तो अवशोषित कर लेता है। दृश्य प्रकाश के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है। सूर्य से ऊर्जा लेने के कारण हम ये भी कह सकते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म हो जाती है और कुछ विकिरण जिन्हें हम अवरक्त विकिरण कहते हैं उनका उत्सर्जन करती है, और कुछ विकिरण जैसे अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती है। अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती है। इसके आगे यहां देख लेते हैं, अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती है। ठीक है ना। तो अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती है, ये आप देख रहे हैं कि गर्म हुई पृथ्वी अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन की, लेकिन ये अवरक्त विकिरण क्या बाहर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है। ये जो हमारा निचले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ये जो बादल है क्षोभ मंडल में, इन बादलों से टकराकर ये अवरक्त किरणें वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, परंतु निचले वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा बादल से टकराकर अवरक्त किरणें वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। अवरक्त किरणें वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, आती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये अवरक्त किरणें वापस तो जाना चाहती हैं, लेकिन निचले वायुमंडल के कारण ये वापस नहीं जा पाती। बादल से भी टकराएगा तो बादल उसको पार होने नहीं देगा, उसको वापस पृथ्वी की सतह की ओर भेज देता है। तो अवरक्त किरणें जब वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं तो पृथ्वी दोबारा गर्म हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं रात में पृथ्वी गर्म रहती है ना। अतः रात में पृथ्वी गर्म हो जाती है। अतः रात में पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक है ना। इस घटना को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये जो संपूर्ण घटना भी घटित हुई, इस घटना को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो पृथ्वी किसके कारण से गर्म हुई? अवरक्त विकिरणों के कारण गर्म हुई। यदि निचला वायुमंडल नहीं होता, बादल नहीं होता, तो अवरक्त विकिरणें सीधे ही परावर्तित होकर वायुमंडल से दूर चली जाती। कहने का मतलब पृथ्वी से बहुत दूर चली जाती, तो पृथ्वी गर्म नहीं हो पाता और ये घटना नहीं घटती। तो चूंकि निचला वायुमंडल और बादल है, तो उनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें वापस पृथ्वी की सतह पर लौटती है, जिससे पृथ्वी रात को गर्म हो जाती है। तो ये जो घटना है, इसी घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, हिंदी में और कहेंगे पौधा घर प्रभाव। ठीक है ना। अब इसको एक परिभाषा के रूप में हम
लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको परिभाषा। यदि संक्षिप्त में परिभाषा लिखने बोला जाए तो कैसे लिखेंगे? संक्षिप्त में इसका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? निचले वायुमंडल और बादल से टकराकर अवरक्त विकिरणों के परावर्तित होकर वापस लौटने के कारण पृथ्वी का गर्म रहना, पृथ्वी के समीप वायुमंडल का गर्म रहना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना? आप लोग समझ ही गए होंगे चित्र के हिसाब से भी और परिभाषा से भी कि निचले वायुमंडल और बादल की उपस्थिति के कारण ही अवरक्त विकिरणें परावर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के समीप जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाती है। इस घटना को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना? आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव और दूसरे शब्दों में इसको पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।